मैंने डरावना नजारा देखा। मेरे सामने थोड़ी दूर एक गाय अचानक बिल्कुल बीच से दो हिस्सों में कट गई। कुछ ही सेकंड बाद पास में मौजूद एक घर भी उसी तरह दो हिस्सों में बट गया। मैंने अपनी पानी की बोतल के कटे हुए हिस्से को देखा, फिर मैंने अपने सामने हाथ बढ़ाया और उसे छूने की कोशिश की। वहाँ कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे हवा के बीच एक अदृश्य दीवार खड़ी हो। मेरी हथेली उस दीवार से टकराकर वहीं रुक गई। तभी एक छोटा विमान बहुत नीचे से उड़ता हुआ आया। वो उस अदृश्य दीवार से टकराया और जोरदार धमाके के साथ फट गया। उसका मलबा पास खड़े एक लड़के की तरफ गिरने लगा। मैं तुरंत उसकी तरफ दौड़ा और उसे खींचकर वहाँ से हटा लिया। उस लड़के का नाम जो था। विमान का कुछ और मलबा पेड़ों पर जा गिरा और वहाँ आग लग गई। आग बुझाने के लिए फायर ट्रक्स वहाँ पहुंच गए, लेकिन उन्हें पता ही नहीं था कि उनके ठीक सामने क्या हो रहा है। मैं दौड़कर उनके पास गया और उन्हें रुकने के लिए मजबूर किया। फायर फाइटर से नीचे उतरे और मुझसे बहस करने लगे, लेकिन तभी वे भी उसी अदृश्य दीवार से टकराकर पीछे जा गिरे। वे मेरी एक भी बात सुन नहीं पा रहे थे, इसलिए मैंने कागज पर लिखकर उन्हें दिया कि होमलैंड सिक्योरिटी को बुलाओ। तभी शरीफ डूक वहाँ पहुंचा। उसने बताया कि पूरे शहर से ऐसी ही घटनाओं की खबरें आ रही थी। पूरा शहर किसी पारदर्शी दीवार या गुंबद के अंदर बंद हो चुका था। उसने आवाज, रेडियो सिग्नल, पानी और बिजली सब कुछ बाहर से काट दिया था। शहर के सभी लोग अंदर फंस चुके थे। लोग घबराने लगे। डूक ने सबको शांत करने की कोशिश की और कहा कि सरकार को इसकी जानकारी मिल चुकी है और जल्द ही इसे संभाल लिया जाएगा। कुछ ही समय बाद सेना वहाँ पहुंच गई। उन्होंने पूरे इलाके को घेर लिया और उस अदृश्य दीवार को स्कैन करना शुरू कर दिया। कई दिन बीत गए, लेकिन उस चीज में एक भी दरार नहीं आई। अब लोगों का सब्र खत्म होने लगा था। रेडियो स्टेशन चलाने वाली डॉटी ने कुछ जुगाड़ करके एक ऐसा उपकरण बनाया जिससे वो सेना की रेडियो फ्रीक्वेंसी पकड़ सकी। सेना उस चीज को डोम कह रही थी। उसका मटेरियल पृथ्वी की किसी भी चीज जैसा नहीं था। लेजर और एसिड तक उस पर कोई असर नहीं कर रहे थे। सेना के पास डोम को हटाने का कोई तरीका नहीं था और खबर मिल रही थी कि सेना जल्द ही वहाँ से वापस जाने वाली थी। जब डॉटी ने रेडियो पर सुनी हुई बातें लोगों को बता दी तो पूरे शहर के लोग गुस्से से भर गए। उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन उससे कुछ भी नहीं बदला। आखिरकार शहर के लोगों ने खुद डोम से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना शुरू किया। उन्होंने उसकी कमजोर जगह खोजने की कोशिश की। कहीं सुरंगें खोदी गई और कहीं बड़े हथौड़ों से डोम को तोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। डोक को डर लगने लगा कि अगर शहर का खाना खत्म हो गया तो लोग आपस में लड़ना शुरू कर देंगे और हालात दंगों तक पहुंच सकते हैं। इसी दौरान बात करते करते उसने डोम पर हाथ रखा और उसे एक बार फिर जोर से मारकर देखने की कोशिश की। उसी समय उसका पेसमेकर बंद हो गया। आह आह, और वो वहीं गिरकर मर गया। असल में डोम के बहुत करीब जाते ही वो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक चीज को खराब कर रहा था। इस घटना के बाद पूरे शहर में हालात बेकाबू हो गए। दंगे शुरू हो गए। फिर अचानक एक अजीब घटना हुई। सेना ने शहर में फंसे लोगों के उन रिश्तेदारों को बाहर से बुलाना शुरू कर दिया जो डोम के बाहर थे। सबको लगा कि इसका मतलब है कि अब डोम हटने वाला है। लोग अपने परिवार वालों से मिलने की तैयारी करने लगे, लेकिन मैंने खुद सेना में काम किया था और मैं जानता था कि सेना इतनी आसानी से लोगों के बारे में नहीं सोचती। मुझे समझ आ गया कि इसके पीछे कुछ और वजह है। मैं डॉटी को लेकर डोम के किनारे गया। वो लोगों के होंठ पढ़ सकती थी और साइन लैंग्वेज भी समझती थी। मैंने अपना पुराना मिलिट्री मेडल बाहर खड़े एक सैनिक को दिखाया। वो सैनिक कभी मेरे साथ काम कर चुका था और उसने मुझे पहचान लिया। वो मेरे पास आया और मुझे असली बात बता दी। ये रीयूनियंस किसी दयालुता की वजह से नहीं हो रहे थे, ये आखिरी मुलाकातें थी। असल में डोम पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड को प्रभावित कर रहा था और उसके आसपास रहने वाले जंगली जानवर जल्द ही बेकाबू होने वाले थे। सेना ने फैसला कर लिया था कि वे दोपहर 2 बजे न्यूक्लियर स्ट्राइक करेंगे और इस खतरे को रोकने के लिए वे पूरे शहर को भी खत्म करने के लिए तैयार थे। मैंने जाकर मेयर को सब कुछ बता दिया। वो ये सुनकर बिल्कुल जम गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। तभी उस रिपोर्टर को एक बात याद आई। सीमेंट प्लांट के नीचे कुछ टनल थी जिन्हें शेल्टर की तरह इस्तेमाल किया जा सकता था।